नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर हमने दिल्ली सल्तनत पे किया था, लोदी वंश, और लोदी वंश को समाप्त करके भारत में स्थापित होता है मुग़ल राजवंश। मुग़लों का संस्थापक भारत में था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने पानीपत के पहले युद्ध के अंदर दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत में एक नए राजवंश की नींव रखी। तो बात करते हैं मुग़ल कौन थे, कहाँ से आए थे और किस प्रकार इन्होंने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी टॉपिक वाइज सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, तो जुड़े हुए रहिए चैनल से। देखिए दोस्तों, मुग़ल जो हैं ये चगताई वंश से संबंध थे। ये तुर्कों का एक कबीला था और बाबर जो है अपने पिता की तरफ से तैमूर का और माँ की तरफ से चंगेज़ खान का वंशज था। मंगोल साम्राज्य, जिसको एक संगठित साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था चंगेज़ खान ने, वो उसके बाद में चंगेज़ खान के लगभग आप समझिए कि 200 साल बाद में बिखरने लग गया था। और इसी समय तैमूर, जो कि एक तुर्क था, इसने ईरान और तुरान, वर्तमान में जो ईरान है और तुरान आज समझ सकते हैं मध्य एशिया में जो ये तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो प्रदेश है, इसे तुरान कहा जाता था उस समय, उसे इसने संगठित किया। इसने वोल्गा से लेके, वोल्गा रूस की एक प्रमुख नदी है, से लेके सिंधु नदी तक अपना राज्य स्थापित किया, जिसमें तुर्की का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे एशिया माइनर कहा जाता था, ईरान, ट्रांसक्सियाना यानी कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब का कुछ भाग शामिल था। 1414 में तैमूर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका जो वंशज था शाहरुख मिर्ज़ा, उसने साम्राज्य को संगठित रखा। समरकंद और हेरात, समरकंद जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है और हेरात जो है ये हेरात अफगानिस्तान में है, ये संस्कृति के बड़े केंद्र हो गए थे, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई थी इनकी। यहीं से आता है बाबर। बाबर जो है ये मध्य एशिया के स्थित फरगना का शासक था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और इनकी माता कुतुब निगार खानम थी। पिता की तरफ से, जैसे अभी हमने बात करी थी, तैमूर का 5वां तथा माँ की तरफ से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। और जन्म इसका 1483 में फरगना में हुआ था। समरकंद, फरगना पास पास में रियासतें हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो ये दोनों ही रियासतें जो हैं या दोनों ही शहर जो हैं ये उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्कर हिंदाल। इनका भी हमारे इसमें जिक्र रहेगा, हम बात करेंगे आगे। बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया वो 1519 में यूसुफजइयों के विरुद्ध किया। ये यूसुफजई हैं जो ये आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, वहाँ पर खैबर दर्रा है, वहाँ पर रहने वाली एक जनजाति है। उस समय भी मौजूद थी, बड़ी विद्रोही प्रकृति की थे। इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो है बाबर ने आक्रमण किया था, क्योंकि इसी यूसुफजइयों के पास में जो है बाबर का रियासत थी, जो काबुल है, इस पर बाबर ने कब्जा किया था। तो बात करें बाबर ने अपना जीवन शुरू कैसे किया। देखिए, बाबर बहुत ही कम आयु में अपने पिता को खो देता है और 1494 के अंदर वो फरगना का उत्तराधिकारी बनता है। अब उस समय क्या था कि उज़्बेक जो है ये भी एक वहाँ की जनजाति थी। उज़्बेकों का एक शासक हुआ शैबानी खान। उसने आसपास के कई सारी छोटी रियासतों को जीता और कबीलों को तबाह कर दिया। उसमें बाबर की रियासत भी शामिल थी। तो बाबर को अपनी रियासत छोड़ के, समरकंद छोड़ के भागना पड़ा और बाबर ने काबुल में आके शरण ली। उसके बाद काबुल के अंदर उसने अपने जितने भी सहयोगी सरदार थे उनकी सहायता से वहाँ पर अपनी सत्ता की स्थापना करी। बाबर लगातार ये कोशिश करता रहा कि वो वापस समरकंद जाए, परंतु एक तरफ समरकंद में शैबानी खान, दूसरी तरफ मध्य एशिया में आपस में मंगोल कबीले और तुर्की कबीले थे, जो कि अब एक बड़ी सत्ता बन चुके थे, जिनको हम ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य कहते हैं, उनसे बड़ा खतरा था। तो बाबर ने ऐसी स्थिति में क्या किया कि सिंधु नदी की तरफ बढ़ा, यानी कि वो पूर्व की तरफ आगे बढ़ा और 1519 में उसने पहली बार जो है बेहरा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये ज़्यादा लंबे समय तक कब्जा नहीं चल पाया, क्योंकि उसे वापस काबुल जाना पड़ा, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में काबुल में विद्रोह हो गया था। काबुल जब वो लौटा तो उसने विद्रोह को शांत किया, काबुल पर पुनः कब्जा किया और इसी समय 1524 के आसपास बाबर को जो है दौलत खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था, उसका चाचा था और पंजाब का गवर्नर था, इसने अपने पुत्र दिलावर खां को
बाबर के दरबार में भेजा और बाबर से ये आग्रह किया कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, हम आपकी सहायता करेंगे, पंजाब से हम बिल्कुल आपको आगे की तरफ जाने देंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी बहुत अत्याचारी है और वो सरदारों का सम्मान भी नहीं करता है, इसलिए सरदारों से उसे समर्थन भी प्राप्त नहीं है, तो आप उसे अपदस्थ करिए और बाबर आप दिल्ली की सरगद्दी को संभालिए। बाबर भी चाहता था कि ये मध्य एशिया की राजनीति से दूर कहीं जाके शांति से अपना राज्य किया जाए, जहाँ पे इस प्रकार से बार बार राजनीति में उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले। वो भी एक स्थिर सत्ता की स्थापना चाहता था। यहाँ पे एक छोटा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा, कई जगहों पे कई लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि इस समय जब ये दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आमंत्रित किया, उस समय राणा सांगा ने भी अपना दूत भेजा था, उन्होंने भी बाबर को आमंत्रित किया था ताकि वो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वहाँ से गद्दी से हटा सके और खुद दिल्ली के शासक बन सके। हालांकि इस बात में सत्यता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की शायद आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उससे पहले ही 1518 के अंदर बाड़ी और फिर 1519 के अंदर धौलपुर के युद्ध के अंदर वो पहले ही इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे और उसके बाद इब्राहिम लोदी ने कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति में बात सही नहीं लगती है कि राणा सांगा क्यों उनको आमंत्रित करेगा। तो जो भी है विवाद का विषय है, कई लोग ऐसा पढ़ा देते, तो आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। अब बात करें, देखिए बाबर जब दिल्ली पहुंचा तो क्या हुआ। देखिए बाबर की सेना यद्यपि छोटी थी, परंतु उसके पास स्ट्रेटजी अच्छी थी और वो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की एक बड़ी विशाल सेना के सामने आके खड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी की सेना उस समय हाथियों से भी सुसज्जित थी, उसकी सेना में सैनिकों की संख्या भी कई गुना अधिक थी, पर बाबर ने यहाँ पर तुलुगनुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ये तुलुगमा जो युद्ध नीति थी ये उज्बेकों से बाबर ने सीखी थी, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, अपनी सेना को जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता था और टुकड़ियाँ बांट देते थे जो कि दाएं और बाएं से आगे बढ़ती थी। इन सेना की टुकड़ियों के सबसे आगे जो है बड़ी बड़ी बैलगाड़ियाँ रखी जाती थी और उनको चमड़े के रस्सों से आपस में बांध दिया जाता था। इतनी जगह छोड़ देते उनके बीच में कि 2 घुड़सवार जो हैं उसके बीच में से आगे निकल सकें। और बैलगाड़ी की मजबूत रक्षा पंक्ति के पीछे क्या होता था, तोपखाना और धनुष बाण के माहिर निशानेबाज तैनात होते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि कोई भी सामने वाली सेना है जो अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी, अंदर नहीं घुस पाएगी। जबकि जो बाबर की सेना थी उसने अपने तीरंदाजों को भी सुरक्षित रख लिया। ये मध्य एशिया के तीरंदाज बड़े फेमस हुआ करते थे, मंगोल तीरंदाज बहुत फेमस थे। इनके जो तीर कमान है उस समय सबसे एडवांस समझे जाते थे। साथ ही साथ बाबर ने जो है भारत की धरती के ऊपर पहली बार तोपों का प्रयोग किया। बड़े बड़े तोपखाने जो है भारत में बाबर लेकर आया। उस समय भारत के अंदर तोपों का प्रचलन, बारूद का प्रचलन इतना नहीं हुआ था। बाबर ने 2 अच्छे तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की भी सेवाएं ली। जो भी बात रही, इसमें इब्राहिम लोदी बड़ी वीरता से लड़ा, ये बात बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। और अंततः इसमें युद्ध में लड़ता हुआ इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। जो भी बात है, अंततः भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और भारत में एक नए राजवंश की शुरुआत होती है जिसे हम मुगल वंश कहते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। अपनी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई है। ये ध्यान रखने का क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो आप उसका नाम लेंगे क्या? बाबर। देखिए बाबर ने पानीपत का युद्ध तो जीत लिया था, पर अभी भारत में उसकी राह आसान नहीं थी, क्योंकि भारत में और भी कई बड़ी शक्तियाँ थीं जिनसे उसे खतरा था, खास करके राजपूताना के, मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से। बाबर ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है कि राणा को उस समय हिंदुआ सूरज कहा जाता था। वो हिंदुओं का सबसे ताकतवर सम्राट है, तो उससे युद्ध करना तो आवश्यक था ही था। तो राणा सांगा ने एक पाती पेरवन की प्रथा थी राजपूताना में, उसे पुनर्जीवित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने जितने भी रजवाड़े थे, रियासतें थी राजपूताना की, उन सभी से बाबर के खिलाफ युद्ध में जुटने की अपील करी और रिस्पांस भी मिला। अब जैसी अभी हमने पानीपत के युद्ध में बात करी थी, बाबर के पास टेक्नोलॉजी एडवांस थी, बाबर के पास तोपखाना था, और यही बात खानवा के युद्ध में भी उसके लिए एडवांटेज साबित हुई और राणा सांगा जो है इस युद्ध में हार गए। हार के बाद उन्हें उस युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा, परंतु कालपी के पास उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उनके सरदारों ने ही उन्हें जहर दे दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राणा सांगा फिर वापस से जब ठीक हों तो वो बाबर के खिलाफ युद्ध में हमें आमंत्रित करें और हम हमारा नुकसान करवाएं। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय के खिलाफ किया। मेदिनी राय भी राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में लड़ा था।
चंदेरी की इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण थी गुजरात जाने के लिए, मेवाड़ जाने के लिए। बाबर चंदेरी का किला चाहता था, इस वजह से उसने मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण किया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। देखिए ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए हमने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ा। दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक थे, जो भी संस्थापक थे, वो सब तुर्क थे, है ना। लास्ट में मैंने जाते जाते आपसे कहा था आप ध्यान रखना लोदियों को, तो क्योंकि ये लोदी जो है ये अफ़गान थे। भारत पर जो पहला अफ़गानी राजवंश स्थापित होता है वो लोदियों का था। तो आप देखिए तुर्की और अफ़गानी जो मुस्लिम्स हैं वो भारत में कई सालों से रह रहे हैं, 1206 से लेकर 1526 तक आ गए। तो अब ये भारतीय समाज के अंदर रच बस गए हैं, अब इन्हें भारतीय मुसलमान कहा जाता है। परंतु ये मंगोल जो है, बाबर जो है मंगोलों का और तुर्कों का वंशज है, ये खासकर मंगोलों की तरफ से है। ये बड़े बदनामी थे मंगोल शासक, क्योंकि लगातार भारत पर भी आक्रमण करते रहते थे। तैमूर लंग ने आक्रमण किया, दिल्ली को भारी मात्रा में लूटा करा, तो ये चीज़ें अभी लोगों के जहन में जिंदा थी। तो ऐसी स्थिति में मंगोलों को जो है स्वीकार नहीं किया जाता था। तो अफ़गानों के नेतृत्व में अपनी खोई हुई सत्ता को वापस प्राप्त करने के लिए जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये इस विद्रोह का पहला युद्ध हुआ घाघरा के किनारे, घाघरा नदी है उसके किनारे। और इन विद्रोहियों का सरदार था महमूद खान लोदी। ये इब्राहिम लोदी का भाई था जो अफ़गानों को संगठित करके लेके आया। परंतु इस युद्ध के अंदर बाबर ने महमूद लोदी को परास्त किया और इसके बाद अफ़गान जो है वो तितर बितर हो गए। ये बाबर का अंतिम सैन्य अभियान था। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसे शुरुआत के अंदर आराम बाग आगरा में दफनाया गया। परंतु जब अकबर इसका पोता शासक बना तो इसने बाबर का जो मकबरा है उसे आगरा से काबुल स्थानांतरित करवा दिया। तो देखिए बाबर का मकबरा अब जो है वो आप भारत में नहीं कह सकते, काबुल में है। तो भारत से बाहर बाबर के अलावा जहांगीर, बहादुर शाह, ये दो और ऐसे शासक हैं, टोटल 3 हो जाएंगे, बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह, जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और बहादुर शाह का मकबरा ये रंगून में है। बाबर अच्छा पढ़ा लिखा था, लेखक भी था। इसने मुबैया नाम की एक पद्य शैली का विकास किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। इसकी आत्मकथा है तुजुके बाबरी, या जिसे हम बाबरनामा कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। देखिए आपको मुगलकालीन इतिहास में तुर्की भाषा में लिखा हुआ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यही मिलेगा, क्योंकि मुगलों की जो राज की भाषा थी वो फारसी थी। बाबर के बाद जितने भी ये शासक हुए उन्होंने अपना कोई इतिहास लिखवाया या लिखा गया तो वो फारसी भाषा में लिखा गया। मुग़ल दरबार की राजभाषा भी फ़ारसी ही थी और जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा भी फ़ारसी ही थी। ध्यान रखिएगा, तुर्की वगैरह नहीं थी, उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो बाबर की मृत्यु के बाद जो नया शासक बनता है वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। देखिए हुमायूं जो है ये बाबर की पत्नी माहम बेगम से उत्पन्न हुआ था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उसे बदख्शां अफ़गानिस्तान में है उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद जो है इसने भारत में बाबर ने जो भी अभियान किए उन सब में बराबर भाग लिया और अपने पिता का साथ दिया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक किया। देखिए बाबर अपनी मृत्यु से पहले ही ये समझ गया था कि मेरे 4 पुत्र हैं और ये भी जो हमारे मध्य एशिया के रीति रिवाज है कहीं उनका पालन ना करें। मध्य एशिया के रीति रिवाजों से मतलब है कि वहाँ पर पिता के सबसे बड़े पुत्र का अधिकार जो है सिंहासन पर पक्का नहीं माना जाता था। कई बार भाइयों के बीच में उत्तराधिकार के संघर्ष होना आम बात थी और जो सबसे मजबूत होता था वही उत्तराधिकार प्राप्त करता था। यही बात मुगलों में भी प्रचलित थी। इस वजह से बाबर ने कहा कि भाई किसी भी तरह के खून खराबे से बचने के लिए इस राज्य का विभाजन कर देना चाहिए और यही बात उन्होंने हुमायूं से भी कही। हुमायूं ने अपने पिता की बात का सम्मान रखा और जब बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं सम्राट बना तो उसने अस्करी को संभल प्रदेश दे दिया अपने भाई को, हिंदाल को उसने मेवात प्रदेश दिया और कामरान को उसने पंजाब और जो अफ़गानिस्तान का जो काबुल वाला पार्ट था उसने वो दे दिया। तो इस प्रकार से इसने अपने पूरे साम्राज्य का विभाजन अपने 4 भाइयों में कर दिया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती भी कही जाती है कि ये इसके जीवन काल की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद देखिए हुमायूं ने जो है अपने सैन्य अभियान प्रारंभ किए। हुमायूं का सबसे पहला आक्रमण हुआ कलिंजर पे। कलिंजर जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण किला है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है कलिंजर। और कलिंजर पर जब इसने आक्रमण किया तभी उसे खबर मिली महमूद लोदी की। महमूद लोदी वही जो अभी घाघरा के युद्ध में जिसको बाबर ने हराया था। उसे पता चला कि ये बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कलिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव से सिर्फ इसने धन लिया और वापस जो है पहले महमूद लोदी को दबाने के लिए गया। महमूद लोदी की सेनाओं और हुमायूं के बीच में फिर से युद्ध हुआ और ये युद्ध इतिहास में कहलाता है दोहरिया का युद्ध।
इसमें महमूद की पराजय हुई और इसी के साथ जो है महमूद खान लोधी का जो अफ़गानों का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जो आप समझिए कि इसका कैरियर था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद इसने कभी फिर अफ़गानों का नेतृत्व नहीं किया। दोहरिया के बाद इसने चुनार के किले पर घेरा डाला। चुनार के किले पर घेरा डालने के समय वहाँ का किलेदार था एक अफ़गान शेर खान। शेर खान या इसका शुरुआत में नाम था फ़रीद खान, बाद में इसका नाम हो जाता है जब ये शासन करता है शेर शाह। तो ये जो शेर शाह सूरी की हम बात करते हैं ये वही शेर खां हैं। तो हुमायूं की इन शेर खां की पहली मुलाकात होती है इसी चुनार के घेरे में। लंबे समय तक चुनाव का घेरा रहता है। फिर शेर शाह क्या करता है कि हुमायूं के साथ एक संधि कर लेता है जिसके अंतर्गत हुमायूं को वो कर देने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद जो है हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध करता है। पहले ये बहादुर शाह मालवा में था, मालवा से पराजित होकर ये गुजरात में चला गया और वहाँ से भी ये गुजरात से भी आगे भाग के मांडू चला गया। तो बेसिकली बहादुर शाह से जो युद्ध हुआ तो हुमायूं ने उसको परास्त किया और उसको परास्त करने से हुमायूं को मांडू और मालवा और गुजरात उसके अधिकार में आ गए। तो बहादुर शाह ने इसके बाद क्या किया, आगे बढ़ के चित्तौड़ जो कि उस समय बहुत कमज़ोर था, राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और रानी कर्मावती जो कि राणा सांगा की विधवा थी, बड़ी असमंजस की स्थिति में थी, राज्य कमज़ोर था। इसका फ़ायदा उठाया बहादुर शाह ने और उसने हमला कर दिया चित्तौड़ के ऊपर। चित्तौड़ पर जब उसने घेरा डाला तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध घटना होती है कि चित्तौड़ का जो वर्तमान उस समय शासक था राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य, उसकी माँ कर्णावती जो कि राणा सांगा की विधवा थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और उससे सहायता की अपील करी। पर क्योंकि ये दोनों मुस्लिम थे, महमूद जो बहादुर शाह और हुमायूं, तो बहादुर शाह ने हुमायूं को खत लिखा और कहा कि ये एक जिहाद है और आप इस जिहाद में काफिरों का साथ नहीं देंगे, हमारे बीच की जो समस्या है उनको हम बाद में निपट लेंगे। ऐसी स्थिति में हुमायूं जो है कर्मावती की मदद करने के लिए नहीं आ पाया। जो भी बात है, इसके बाद कर्मावती ने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए जौहर किया और इसके बाद जो है हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया और उसे तहस नहस कर दिया। इसके बाद जो इसका बड़ा संघर्ष होता है हुमायूं का, वो होता है शेर शाह के साथ। देखो शेर शाह वो कलिंजर वाला, अभी कलिंजर के में शुरुआत में तो उसने संधि कर ली, बट उसने क्या किया कि जिन किलों के ऊपर कब्ज़ा होता इसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा, उन किलों पर शेर खां पहुँच जाता, लूटपाट करता और जैसे ही उसे हुमायूं के आने की खबर मिलती वो भाग जाता था। ऐसी स्थिति में वो लगातार जो है वो धन इकट्ठा करता रहा, हुमायूं से बचता रहा। खास करके हुमायूं ने बंगाल अभियान में, बंगाल में जाकर गौड़ के, उसमें गौड़ प्रदेश कहा जाता था बंगाल को, वहाँ से रोहतास के किले में बहुत सारा खजाना जमा कर लिया जिससे वो एक बड़ी सेना तैयार कर सकता था। तो अब शेर खां को जब ये एहसास हो गया कि अब मैं हुमायूं से युद्ध कर सकता हूँ, तब वो हुमायूं के सामने आया चौसा के मैदान में। चौसा का युद्ध जो है गंगा नदी के किनारे पर लड़ा गया था, चौसा नामक स्थान पर, और यहाँ हुमायूं जो है हार गया। मुग़ल सेना की बहुत बड़ी तबाही हुई और यहाँ से हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागा और इसको तैरना भी नहीं आता था। उसने एक बिश्ती की सहायता से गंगा नदी तैरकर अपनी जान बचाई और इस बिश्ती को इसने वादा किया था कि जब मैं राजा बनूंगा, वापस बादशाह बनूंगा, तुम्हें एक दिन का दिल्ली का मैं बादशाह बनाऊंगा, और बाद में इसने शायद पूरा भी किया था, ऐसा हुमायूं नामा में लिखा हुआ है। तो चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने शेर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली सल्तनत जो है उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक और अटेम्प्ट लगाया हुमायूं ने बिलग्राम की लड़ाई में। इसमें सरलता से शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं का ये जो काम था, ये प्रयास था, ये फेल हो गया। इसके बाद हुमायूं मारवाड़ की तरफ भागा। मारवाड़ में उसने जो तत्कालीन राजा थे राव मालदेव से शरण मांगी, शरण दी भी थी, पर कहते हैं कि यहाँ पर उसे कुछ शक हुआ हुमायूं का कि मालदेव कहीं उसे शेरशाह को नहीं सौंप दे, इसलिए वो यहाँ से भाग के फिर अमरकोट चला गया और वहाँ से सिंध चला गया और कई वर्षों तक वो सिंध में ही घुमक्कड़ों की तरह जीता रहा। इस समय हुमायूं जो है एक फारस के या पर्शिया के आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी, उनकी संपर्क में आया और उनकी पुत्री हमीदा बेगम से इसका निकाह हो गया और बाद में चलकर हुमायूं और हमीदा से ही अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं ने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया, पर ये जो शेरशाह ने जो सूरी वंश की स्थापना की थी, लंबे समय तक नहीं चल पाया और शेरशाह की मृत्यु 5 साल बाद ही हो गई थी। 1540 में उसने शासन शुरू किया और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इस्लाम शाह और आदिल शाह ने शासन किया, बट वो भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए।
1554 के अंदर जब राज्य की स्थिति बहुत कमज़ोर थी तो शेरशाह सीधा पहुंचा दिल्ली, और मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर, ये मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है ये सतलुज नदी से थोड़ा पहले ही हुआ था, लुधियाना के पास में। वहाँ पर मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने पंजाब को जीत लिया, और उसके बाद फाइनली सरहिंद के युद्ध में इसने के एक सेनापति थे बैराम खां, जो आगे चल के अकबर के संरक्षक भी बने। उस फाइनल लड़ाई के अंदर हुमायूं ने दिल्ली का तख्त जो है उसे पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि लंबे समय तक हुमायूं ये दिल्ली की बादशाह कायम नहीं कर सका, या इसका एंजॉयमेंट नहीं ले सका। 1556 में दीन पना भवन में स्थित जो पुस्तकालय था, वहाँ पर हुमायूं कहा जाता है कि अफ़ीम के नशे में था, और अफ़ीम के नशे में वो सीढ़ियों से उतर रहा था, तो सीढ़ियों से गिरा और सर पे लगी, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह तमाम ज़िंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं को अबुल फ़ज़ल जो हैं ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, उनको अबुल फ़ज़ल ने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। हुमायूं बहुत ही अंधविश्वासी था भाई, ये ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, और इस वजह से सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंगों के ये कपड़े पहनता था। हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है, भारत में पर्शियन स्टाइल का या फ़ारसी कला का ये पहला मकबरा है। इसमें आप देखिए ये गुंबद जो है इसको ऐसे गोल बनाया जाता था, भारत में पहले ऐसे कभी नहीं बने थे। तो ये मकबरा जो है इनकी जो हाजी बेगम थी उन्होंने बनवाया था। हुमायूं की जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। ये हुमायूं की आत्मकथा है, जैसे बाबर की थी बाबरनामा, वैसे ही हुमायूं की हुमायूं नामा। बाबरनामा तो उसने खुद नहीं लिखी थी, पर ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। तो दोस्तों इस तरह से मृत्यु होती है हुमायूं की। अब जो आगे दिल्ली पर फिर से शासन करेगा वो है अकबर, पर उससे पहले उसको भी कुछ मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। ये बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लेक्चर के बारे में आपको कोई भी जानकारी और चाहिए, कोई क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।